गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मिर्ज़ा गालिब। लेकिन गालिब जो है उन्होंने 1857 का जो विद्रोह हुआ था उन्हें अपनी आंखों से देखा था। मिर्ज़ा गालिब जो थे वो एक उर्दू कवि थे। 1857 के विद्रोह को मिर्ज़ा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने लिखा था, मेरे सामने रक्त का सागर है, पता नहीं इन आँखों को अभी और क्या देखना बाकी है। उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब जो हैं उनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। वहीं हम इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1869 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो जो सरहुल त्योहार है वो कौन सी जनजाति मनाती है? ये मनाती है उर्राव जनजाति। कौन सी? उर्राव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, सरहुल से तात्पर्य वृक्षों की पूजा से है। यह त्योहार झारखंड क्षेत्र में उर्राव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह कि चैत्र माह में मनाया जाता है। जनजातियों के प्रकृति से समीपता को व्यक्त करता है। देखो, जो सरहुल से जो अभिप्राय है, जो तात्पर्य है वो है वृक्षों की पूजा। और ये त्यौहार मुख्यतः कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड में। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो झारखंड में। कौन कौन सी जातियाँ मनाती है? उर्राव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। और ये त्यौहार बताता है कि ये जनजाति हैं ये प्रकृति के कितने समीप हैं। आगे देखिए, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन सा ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो कौन सा था? ये था हेडसे। हेडसे जो था 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में क्या था? कमांडिंग ऑफिसर था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेडसे कमांडिंग ऑफिसर थे। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। याद रखना कि अगर आपसे पूछ ले कि 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। वहीं बैरकपुर में लेफ्टिनेंट कौन थे? तो बैरकपुर में जो लेफ्टिनेंट थे वो थे सर जॉन बेनेट हेडसे। लॉर्ड कैनिंग ने ही इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा मुंबई, कोलकाता और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की थी। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्हीं के शासनकाल में पारित हुआ। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। जब 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ तो उसके बाद एक घोषणा पत्र आया था, विक्टोरिया का घोषणा पत्र बोला गया, वो आया था 1858 में। उस घोषणा पत्र में गवर्नर जनरल के पद को ख़त्म कर दिया गया और पद बना वायसराय का। और तो सबसे पहले जो वायसराय बने थे वो थे लॉर्ड कैनिंग जो हैं वो भारत के प्रथम वायसराय थे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के जो प्रथम वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी इन्हीं के शासनकाल में आया था। इन्हीं के शासनकाल में 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी क्या थी? तो इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी? लाहौर। महाराज रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? लाहौर। लाहौर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। शेर-ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध महाराज रणजीत सिंह ने 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार कर लिया था और उसे अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद 1802 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया था। और इस प्रकार पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर से। आपसे पूछ लेगा कि बताइए पंजाब की धार्मिक राजधानी कौन सी थी? तो ये थी अमृतसर। 12 अप्रैल 1801 को रणजीत सिंह ने महाराज की उपाधि धारण की थी। और इसी धार्मिक राजधानी क्यों माना गया है अमृतसर को? क्योंकि
सबसे बड़ा जो गुरुद्वारा है स्वर्ण सिंह मंदिर गुरुद्वारा, वो अमृतसर में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो सिख राज्य का जो अंतिम शासक था वो था दिलीप सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा दिलीप सिंह। रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र महाराज दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। इन्होंने 1843 ईस्वी में 5 वर्ष की आयु में महारानी जिंदल कौर, जिंदल नहीं थी वो जिंदन कौर थी, जिंदन कौर के संरक्षण में राज्य सिंहासन पर बैठाया गया। उनके शासनकाल में पहला सिख युद्ध 1846 में हुआ था। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए पहला सिख युद्ध कब हुआ? तो 1846 में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? दिलीप सिंह के शासनकाल में हुआ था। दिलीप सिंह कितने वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे थे? 5 वर्ष की आयु में वो गद्दी पर बैठे थे। दिलीप सिंह का जो निधन है 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस फ्रांस में हुआ था। उन्होंने सिख धर्म को त्याग कर ईसाई धर्म को अपना लिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिख राजा ने सिख धर्म को त्याग कर ईसाई धर्म को अपनाया था, तो किसने अपनाया था? ये अपनाया था दिलीप सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखिए, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो कहाँ पर किया था? ये किया था कोच्चि में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। पूर्वी विश्व के काली मिर्च और मसाले के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने 1503 में कोच्चिन में अपने पहले दुर्ग की स्थापना की थी। कब की थी? 1503 में, ये भी याद रखना है। भारत में किसी दुर्ग का निर्माण करने वाले पहले जो यूरोपियन थे वो कौन थे? पुर्तगाली थे। उन्होंने कन्नूर और कोच्चिन में एक एक कारखाने की भी क्या की थी? स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? तो कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था मद्रास में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मद्रास। पहला नगर निगम भारत में मद्रास में स्थापित किया गया। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो ये किए थे इंडो ग्रीक ने। इंडो ग्रीक ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने लेख वाले सिक्के और सोने के सिक्के जारी किए। कुषाण शासक थे जिनका नाम था विम। कडफिसिस द्वितीय ने भी सोने के सिक्के जारी किए थे, जबकि सबसे ज़्यादा सोने की मुद्राएं गुप्त काल की प्राप्त होती हैं। इंडो ग्रीक शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर छवि अंकन करने का प्रचलन किया। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किसने किए, तो इंडो ग्रीक ने किए, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में किसने किए थे? वो किए थे गुप्त काल में। सबसे अधिक मात्रा में हमें सोने की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। काव्य शैली का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य ब्राह्मी लिपि में लिखा गया संस्कृत भाषा की काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ से, जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है, जो गुजरात के गिरनार पर्वत से प्राप्त हुआ है। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुजरात के गिरनार पर्वत से। इसका जो उत्कीर्णन का मतलब है, इस लेख को लिखवाया किसने था? रुद्रदामन ने इसका उत्कीर्णन करवाया, इसको लिखवाया था। रुद्रदामन ने ही सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया है। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया? रुद्रदामन ने। और इसको बनवाया किसने था? मौर्य शासकों ने बनवाया था सुदर्शन झील को। इस समय सौराष्ट्र प्रांत का शासक सुविशाख था। जब इसका जीर्णोद्धार कराया गया तो सौराष्ट्र जो प्रांत है उसका शासक कौन था? सुविशाख था। अगला क्वेश्चन देखिए, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो कौन सा है? बापला। बापला जो है वो संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप है। संथालों में विवाह को बापला कहा जाता है। संथाल भील और गौड़ के बाद
तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। सबसे बड़ा जो जनजाति समुदाय है वो कौन सा है? गोंड है, उसके बाद भील है और तीसरा कौन सा है? संथाल है। इनका मुख्य निवास झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल है। यह लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। संथाल लोग संथाली बोलते हैं, जिनकी अपनी लिपि है और जिसे ओएस चिकी कहा जाता है। और आपसे पूछ लेगा बताइए संथाली भाषा की लिपि कौन सी है, तो आपका आंसर होगा ओएस चिकी जो है वो संथाली भाषा की क्या है? लिपि है। ये चीज़ आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जितनी भी जनजाति समुदाय हैं ये प्रकृति के बहुत ज़्यादा समीप हैं, क्योंकि ये जंगलों में रहते हैं तो इन्हें प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार होता है और प्रकृति की ये सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? पूजा करते हैं। कोई भी समुदाय है जो कि जनजाति समुदाय है जो कि जंगलों में निवास करता है। आगे देखिए, आपातानी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? जो आपातानी है कहाँ का है? ये है अरुणाचल प्रदेश का जो है मुख्य जनजातीय समुदाय है। आपातानी जनजातीय अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। डफला, मिसमी, मोपा आदि जनजातियां निवास करती हैं। एक विशेष प्रकार के चावल की खेती करने और पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान के कारण आपातानी को वर्ष 2014 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो मैंने अभी बताया कि जितनी भी जनजातियां हैं प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़ी होती हैं, तो इन्हीं में से एक जनजाति है आपातानी। आपातानी भी जो है एक तो विशेष प्रकार की चावल की खेती करने के लिए फेमस है और दूसरी पर्यावरण की संरक्षण के लिए, और इसी कारण आपातानी को 2014 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। पढ़ते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।